चंदनपुर गांव में सीमा और राधा नाम की दो बहनें रहती थीं। जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई तब दोनों बहनों की उम्र सिर्फ 8 साल थी। उसके बाद से वे दोनों अनाथ बहनें अपने चाचा मोहन के साथ रहने लगीं। लेकिन ये बात उनकी चाची कमला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कमला, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। इसलिए ऐसा करो, रोहन को बोलो कि आज वो जंगल से लकड़ी काट कर ले आए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बेटे की उम्र भी तो अभी सिर्फ 15 साल है। मैं अपने बेटे को अकेले कभी जंगल नहीं भेजूंगी। हाँ कमला, अगर आज मैं जंगल से लकड़ी काट कर नहीं लाया तो हम सब भूखे रह जाएंगे। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं राधा और सीमा को बोलती हूँ। वे तो पूरा दिन घर में ही बैठी रहती हैं। इस मौके पर वे हमारे कुछ काम आ जाएंगी। कमला, ऐसा मत करो। वे दोनों छोटे बच्चे हैं। इतना मुश्किल काम वे कैसे कर पाएंगे? लेकिन कमला अपने पति की कोई बात नहीं सुनती और जाकर दोनों बहनों से कहती है, अरे राजकुमारियों, कब तक घर में बैठी रहोगी? उठो और जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आओ। जब तक तुम्हारे चाचा ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें हर दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होंगी, समझी? लेकिन चाची, जंगल में तो बहुत सारे हिंसक जानवर हैं। हम वहाँ कैसे जाएंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जवाब दे रही हो? मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। जब तक तुम दोनों लकड़ियां काट कर नहीं लाओगी तब तक मैं तुम दोनों को इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी, समझी? इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। तू चिंता मत कर सीमा, मैं तो तेरे साथ हूँ। देखना, हम जल्दी से लकड़ी काटकर वापस आ जाएंगे। अब चल, चाचा की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। फिर दोनों बहनें कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वे जंगल पहुंच जाती हैं और लकड़ी काटना शुरू कर देती हैं। इसी बीच सीमा के हाथ में चोट लग जाती है। अरे राधा, ये देखो, मेरे हाथ में तो छाला पड़ गया है। ये लकड़ी काटना कितना मुश्किल काम है। हाँ सीमा, मेरे भी पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, हम घर जाकर चाची से कहेंगे, वो हमें गरम गरम दूध देंगी। इससे हमारे शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। शाम तक दोनों बहनें लकड़ी बाजार में बेचकर घर वापस आ जाती हैं। चाची, आज पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटने की वजह से हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आप हमें गर्म हल्दी वाला दूध पीने के लिए दे दीजिए। हाँ हाँ, ला रही हूँ। रोहन, मेरे प्यारे बेटे, तू भी आ जा। मेरे बेटे को जरूर भूख लगी होगी। आज मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है। फिर कमला अपने बेटे रोहन के सामने गर्मा गर्म चावल और दूध का कटोरा रख देती है और दूसरी तरफ दोनों बहनों के सामने आधा कटोरा दूध और कल की सूखी रोटी रख देती है। राधा मन ही मन सोचती है, ये क्या? चाची ने तो हमारे लिए सिर्फ आधा कटोरा दूध और कल की सूखी रोटी रखी है। ऐसा करती हूँ, ये दूध मैं सीमा को दे देती हूँ। आज काम करते समय उसके हाथ में कितने छाले पड़ गए हैं। राधा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? ये दूध पी लो ना। सीमा, सच में आज मेरा दूध पीने का मन नहीं कर रहा है। तुम ऐसा करो, ये दूध तुम पी लो, मैं ये रोटी खा लूंगी। इसके बाद जब सब लोग खाना खाकर कमरे में चले गए तो सीमा राधा से कहती है, राधा, तुमने आज मेरे लिए वो दूध नहीं पिया, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर में अभी भी दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं सीमा, तू मेरी बहन है। माँ बाप के चले जाने के बाद हम दोनों ही तो एक दूसरे का परिवार हैं। राधा, मैंने देखा है कि रसोई में अभी भी दूध रखा हुआ है। तू इंतजार कर, मैं चुपचाप जाकर तेरे लिए थोड़ा दूध लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही सीमा रसोई से दूध का कटोरा भरकर बाहर निकल रही थी तभी कोने में खड़ा रोहन उसे देख लेता है। अगले दिन जब सीमा और राधा लकड़ी काटनी जंगल जाती हैं, तब रोहन दौड़कर कमला के पास आता है और कहता है, माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ मेरे बच्चे, बोल, क्या कहना चाहता है? माँ, तुम्हें पता है, कल रात जब तुम सो गई थी तब वो सीमा चुपके से रसोई में गई थी और वहां से एक कटोरी दूध लेकर अपने कमरे में चली गई थी। क्या?
उस सीमा की इतनी हिम्मत, मेरे रसोई घर से दूध चुरा कर ले गई। उसे आने दो, आज मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। फिर उस रात जब सीमा और राधा थककर घर वापस आती हैं, तब कमला उनके सामने सिर्फ सूखी रोटी रख देती है और अपने बेटे रोहन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर रखती है। चाची, आपने हमें दूध क्यों नहीं दिया? कृपया हमें भी थोड़ा सा दूध दे दीजिए। हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरे पति क्या दूध का व्यापार करते हैं क्या? और तुम्हारे माँ बाप क्या यहाँ कोई गाय भैंस छोड़ कर गए हैं जो मैं हर दिन तुम्हारे सामने दूध रखूं? चुपचाप ये सूखी रोटी खाओ और जाकर सो जाओ। फिर जब सब लोग सोने चले जाते हैं, तब सीमा दोबारा चुपके से रसोई की तरफ जाती है और दूध से भरी कटोरी लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। लेकिन कमला, जो आज बाहर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, अचानक आकर सीमा के सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी अनुमति के बिना रसोई से दूध चुराने चली आई? बोल, जब मैंने कहा था कि तुम जैसी अनाथ 2 बहनों के लिए यहाँ कोई दूध नहीं है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? चाची, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये दूध राधा के लिए लेकर जा रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से उसे बुखार भी हो गया है। आप कृपया मुझे ये दूध ले जाने दीजिए। बकवास करना बंद करो। अब से तुम जैसी कृतज्ञ लड़कियों को मैं एक भी खाने का दाना नहीं दूंगी। बहुत हो गया। अब मैं तुम दोनों बहनों को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी। ये कहकर कमला राधा और सीमा को घर से बाहर निकाल देती है। बाहर रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। सीमा, अब हम क्या करेंगे? गांव में तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा और हमारे पास तो सिर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। राधा, हम ऐसा करते हैं, हम जंगल के और अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेंगे। फिर दोनों बहनें जंगल में एक बड़ी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। अगले दिन उन्हें जंगल में एक बड़ी गुफा मिल जाती है। सीमा, ये देखो, ये गुफा कितनी बड़ी लग रही है। लगता है भगवान ने हमारी मदद की है। अब से हम यहीं अपना जीवन बिताएंगे। हाँ, अब ये गुफा ही हमारा घर है। चलो, अब मैं जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना और ज्यादा दूर मत जाना। ये जंगल बहुत घना है। मैंने सुना है कि इसके और अंदर बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। फिर इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन राधा ने कहा, सीमा, लगता है आज शाम को बारिश होगी। देखो, आसमान में कितने काले बादल छा गए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाकर सूखी लकड़ियाँ काट कर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना राधा। इसके बाद राधा थोड़ी दूर लकड़ी काटने चली जाती है। अचानक उसके सामने मोहन नाम का एक शिकारी आकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो बच्ची, और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे माता पिता को पता है कि तुम इस तरह अकेले जंगल में चली आई हो? मेरे कोई माता पिता नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मतलब तुम अनाथ हो? इसका मतलब इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है? मोहन की बात सुनकर राधा अपने जीवन की सारी दुख भरी बातें बिना सोचे समझे उसे बता देती है। अरे वाह, क्या शानदार शिकार हाथ लगाए। वाह मोहन, तू तो एक नंबर का शिकारी निकला। ऐसा करता हूं, इस लड़की को झूठी ममता दिखाकर अपने साथ ले जाता हूं। फिर कुछ साल बाद जब ये बड़ी और खूबसूरत लड़की बन जाएगी, तब इसे बहुत सारे पैसों में सेठ के पास बेच दूंगा। राधा बेटी, तू चिंता मत कर। अब से तू अनाथ नहीं है। मैं तेरे पिता की तरह तेरी देखभाल करूंगा। तू मेरे साथ चल। मेरे घर में तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन मोहन चाचा, उस गुफा में मेरी एक और बहन है। आपको उसे भी साथ लेकर आना होगा। मैं अपनी बहन सीमा के बिना आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? अरे हाँ, मैं उसे भी साथ लेकर आऊंगा। पहले तू मेरे साथ चल। देख, शाम होने वाली है। हमें जल्दी से इस घने जंगल से बाहर निकलना होगा। चल। मोहन राधा को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी
जब वो सीमा को लेकर नहीं आता, तब राधा दुखी होकर कहती है, मोहन चाचा, आप तो सीमा को यहाँ लेकर नहीं आए। आपने कहा था कि आप उसे भी मेरे पास लेकर आएंगे। देखिए, वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे हाँ हाँ, मैं उसे भी लेकर आऊंगा। और रात को जब राधा पानी लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, तब उसे मोहन की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर खड़ा अपने दोस्त सूरज से बात कर रहा था। अरे मोहन, ये कौन अनाथ लड़की है जिसे तुम घर लेकर आए हो? कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास खाने के पैसे भी नहीं थे, और आज तुम एक अनाथ लड़की लेकर आए हो। अरे मूर्ख आदमी, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो सोना है, सोना। देख, अभी से कितनी सुंदर दिखती है, सोच कुछ साल बाद ये और कितनी सुंदर हो जाएगी। जब ये जवान हो जाएगी तब मैं इसे सेठ के हाथ बेच दूंगा। तू तो जानता है सुंदर लड़की के बदले सेठ कितने पैसे देता है। हम यहां से जा, कहीं राधा हमारी बातें सुन ना ले। मोहन वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है और राधा ये सब सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मोहन चाचा तो मुझे बेचना चाहता है। उन्होंने तो कहा था कि वो मेरे पिता बनकर मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन नहीं, वो तो एक लालची इंसान है। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। राधा चुपचाप घर से बाहर निकलकर भाग जाती है। उसे यहाँ के रास्ते पता नहीं थे, लेकिन किसी भी तरह उसे मोहन की नजरों से दूर जाना था। चलते चलते वो पास के गांव में पहुंच जाती है और सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसी गांव का सरपंच वहां से गुजर रहा था। लड़की, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ बैठकर रो रही हो, और तुम इस गांव की भी नहीं हो। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। बताओ, क्या कोई परेशानी हुई है? आप कौन हैं? कहीं आप भी मुझे बेचना तो नहीं चाहते? देखिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं मोहन चाचा के पास नहीं जाना चाहती। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। डरो मत बच्ची, कोई तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रहा है। इस गांव में तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अब बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? मुझे बताओ बेटी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। सरपंच की बात सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी जिंदगी में हुई सारी दुख भरी घटनाएं उस सरपंच को बता दी। क्या उस दुष्ट मोहन की इतनी हिम्मत कि वो एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा करने की सोच सकता है? तुम रो मत बेटी, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। वहां मेरी माँ भी है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। चलो मेरे साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप तो सच में भगवान के भेजे हुए एक आशीर्वाद हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। इस गांव का सरपंच होने के नाते एक निर्दोष इंसान की मदद करना मेरा कर्तव्य है। चलो, अब मेरे साथ चलो माँ। दूसरी तरफ सीमा ने आसपास के जंगल की सभी राहें खोज ली थीं, लेकिन उसे कहीं भी राधा नहीं मिली। वो चिंतित होकर वापस गुफा में लौट आती है। अब मैं क्या करूं? राधा, तुम कहाँ चली गईं? तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी, लेकिन आज तो दूसरा दिन हो गया है। कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? राधा, अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? फिर धीरे धीरे 15 साल बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद सीमा कुछ पैसे कमाने के लिए जंगल से फल तोड़कर बेचने लगती है। वो रोज ताजे फल तोड़कर आसपास के गांवों में जाकर बेचती थी। अगले दिन सुबह सीमा सरपंच के घर के सामने से जा रही थी। तभी एक व्यक्ति ने उससे पूछा, अरे माँ, ये फल तो बहुत ताजे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। बताओ, तुम इन्हें कितने दाम में बेच रही हो? काका, 1 किलो सिर्फ 20 रुपए है। अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। अरे वाह, हाँ हाँ, मुझे 2 किलो सेब दे दो। इतने लाल सेब मैंने बहुत दिनों बाद देखे हैं। दूसरी तरफ राधा, जो 15 साल बाद अब बड़ी और खूबसूरत युवती बन चुकी थी, सरपंच की माँ गायत्री के पास बैठी हुई थी। राधा, बाहर देखो तो एक लड़की फल बेच रही है। मेरा मन ताजे फल खाने का कर रहा है। जाओ, उसे अंदर बुलाकर ले आओ। जी दादी,
अभी बुला कर लाती हूँ। ताजे फल ले लो, स्वादिष्ट और रसीले फल ले लो, ताजे फल ले लो। तभी सीमा के पीछे से एक आवाज आती है। अरे फल बेचने वाली बहन, जरा इधर आओ, मेरी दादी को तुमसे ताजे फल लेने हैं। हाँ हाँ जरूर, चलिए। फिर राधा अपनी बहन सीमा को लेकर सरपंच के घर में गायत्री के पास आती है। राधा अपनी बहन को पहचान नहीं पाती थी, लेकिन सीमा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस लड़की के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब वे एक दूसरे से अलग हुई थीं, तब वे छोटी थीं और अब दोनों बड़ी हो चुकी थीं। दादी देखिए, मैं इस फल बेचने वाली बहन को लेकर आई हूँ। लगता है माँ तुम इस गांव में पहली बार फल बेचने आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जी मालकिन, मैं पास के जंगल में रहती हूँ, वहीं से ताजे फल तोड़कर यहाँ बेचने आई हूँ। अच्छा माँ, लेकिन उस घने जंगल में तुम अकेली रहती हो? मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं। क्या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रहते हैं? नहीं मालकिन, मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी एक बहन थी, वो भी 15 साल पहले मुझसे अलग हो गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तो मुझे लगता है कि मेरी बहन राधा को किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। ये बात कहते कहते सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ राधा, जो गायत्री के पास खड़ी थी, अपनी बहन के मुंह से ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो दौड़ कर जाती है और सीमा को गले से लगा लेती है। सीमा, जिस बहन को तुम अभी याद करके रो रही थी, वही बहन मैं हूँ। क्या? तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन राधा? तुम राधा हो? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। सीमा माँ सच कह रही हैं, यही तुम्हारी वही बहन राधा है जो तुमसे बिछड़ गई थी। लेकिन इसमें राधा की कोई गलती नहीं है, शायद तुम्हारी किस्मत में ही एक दूसरे से अलग होना लिखा था। राधा, तुम वापस आ गई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुम्हें उस शिकारी मोहन के हाथों से बचा लिया। सीमा माँ, अब से तुम भी राधा की तरह मेरे साथ इसी घर में रहोगी। अब से मैं ही तुम्हारी दादी भी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादी।